Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is blood and circulation part 3. ठीक है, तो आई होप गाइस कि आप लोगों ने, मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा चुकी हूँ, तो आप लोगों ने देख लिया हो. ठीक है, और ये टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से. ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc व BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, सो गाइस मेन कंटेंट पे चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें. ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने कंटेंट की तरह. ठीक है, तो ये समरी है. अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोगों ने. अभी तक मैंने आपको ब्लड के बारे में, जो है ब्लड का क्लासिफिकेशन, मैंने आपको बताया कि ब्लड में प्लाज्मा कितना % होता है. 55% आपका जो कंपोजिशन है ब्लड का, उसमें प्लाज्मा 55% होता है. फॉर्म्ड एलिमेंट आपका 45% होता है. ठीक है, जहाँ पे कि हमने प्लाज्मा वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट कर लिया था, बस क्लॉटिंग बचता है. ब्लड क्लॉटिंग में आपको अलग से पढ़ाऊँगी. ठीक है, तो प्लाज्मा वाले में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि 90 से 92% जो है इसमें वाटर कंटेंट होता है प्लाज्मा में. बाकी 8 to 10% जो है वो अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द प्लाज्मा हमने डिस्कस किया था और इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द प्लाज्मा, दोनों हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में. ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, दैट इज़ RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, ये सारे सेल्स जो हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, मतलब जो भी सेल्स हैं ब्लड में, वो जो है इसमें आते हैं. जैसे RBC हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गई, वाइट ब्लड सेल्स हो गई और ब्लड प्लेटलेट्स हो गई. ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर. तो आज हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे दैट इज़ RBC. RBC को हम आज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. तो RBC को कंटिन्यू करने से पहले जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो WBC हो, RBC हो, ठीक है, या ब्लड प्लेटलेट्स हो, ये फॉर्म कैसे होती है. ठीक है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम आपको विजिबल हो रहा होगा स्लाइड में. ठीक है, तो गाइस ये थोड़ा सा कनेक्ट करेगा आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी से भी, थोड़ा सा कनेक्ट करने की मैं कोशिश करूँगी. ठीक है, तो जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कोई भी एग जो है वो पर्टिकुलर स्पर्म के साथ में फ्यूज़ करती है. ठीक है, तो आपका क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जाइगोट फॉर्म्ड होके फिर क्लीवेज पैटर्न होता है. अराउंड 8 सेल स्टेज तक जो है आपका क्या होता है, क्लीवेज होता है. ठीक है, अगर मैं मैमल्स की बात करूँ तो. ठीक है, 8 सेल स्टेज के बाद जो है सेल और क्लीव होता है, 16 सेल स्टेज में आता है. ठीक है, 16 सेल स्टेज में आके क्या होता है, आपका जो जाइगोट है, जो अभी तक आपका जाइगोट था, जो अब क्लीवेज होके कुछ इस तरीके से, एक तो अंदर वाली सेल्स जो है आपको अलग देखने को मिलेंगी. ठीक है, इस तरीके से क्लीव्ड सेल, और बाहर की सेल्स जो है वो अलग हो जाएंगी. ठीक है, इस 8 सेल के बाद में. ठीक है, 16 सेल 32 सेल्स में ये देखने को मिलेगा. ठीक है, बाहर आपको अलग सी सेल्स देखने को मिलेंगी, अंदर आपको अलग सेल देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो जो जाइगोट है, यानी जो यहाँ से जो जाइगोट से जो 8 सेल वाला स्टेज था, यहाँ पर हम बोलते हैं सेल को क्या, टोटीपोटेंट. टोटीपोटेंट बोलता है. टोटीपोटेंट हम क्यों बोलते हैं, टोटी का मतलब हो गया टोटल. ठीक है, टोटल ऑर्गेनिज्म, यानी जितना पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता जो है वो आपके जाइगोट में प्रेजेंट होती है, चाहे वो किसी का भी जाइगोट हो. ठीक है, हमें मालूम है, हम भी तो एक सेल, जाइगोट क्या है, 1 सेल है. ठीक है, तो इस सेल से सभी लोग बनते हैं, हम भी एक सेल जाइगोट से बने हैं, सारे एनिमल्स. ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक सेल से बने हुए हैं, जाइगोट से. जाइगोट से 8 सेल स्टेज तक जो डिवीज़न होता है, अगर इन 8 सेल स्टेज को भी अगर आप अलग अलग करोगे तो इनसे भी आपको कंप्लीट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा. ठीक है, दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है जब 16 सेल स्टेज आती है या 18 सेल स्टेज आती है, 32 सेल स्टेज आती है. ठीक है, इस तरीके से जब ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे आपको 2 तरीके की सेल्स देखने को मिलती है. अंदर की सेल अलग हो जाती हैं, बाहर की सेल अलग देखने को मिलती है. अंदर की सेल को हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास. अंदर की सेल को हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास. और बाहर की सेल को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफो एक्टोडर्म.
ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट हम इन बाहर की सेल्स को बोलते हैं, ठीक है। जो इनर सेल मास होती है, जो इनर सेल मास होती है, ये कंप्लीट जो हमारे जितने भी ऑर्गन या बॉडी बनाने की जो है वो क्षमता रखता है, ठीक है। तो मैं ज़रा नेक्स्ट पेज से अगर आपको समझाऊँ थोड़ा सा, तो जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास क्या होता है आपका, प्लूरीपोटेंट होता है, प्लूरीपोटेंट होता है, ठीक है। प्लूरीपोटेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो है हमारे पूरे कंप्लीट मतलब कंप्लीट जो बॉडी है उसको बनाने की क्षमता रखता है। यानी आपका प्लूरीपोटेंट का मतलब जो एक्टोडर्म भी बना सकता है, एक्टोडर्म भी, एंडोडर्म भी और मीजोडर्म भी, ठीक है, मीजोडर्म, ठीक है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंट बोलते हैं। तो इनर सेल मास आपका क्या होता है, प्लूरीपोटेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट बायोलॉजी से मैं रिलेट करके बता रही हूँ आपको। तो इतना तक टोटीपोटेंट होता है, इसके आगे प्लूरीपोटेंट होता है। प्लूरीपोटेंट के बाद अगर मैं एक्टोडर्म के लीनिएज को देख लूँ, एक बार गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हो गई। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये सब के सब अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से जो है एक्टोडर्म अलग, मीजोडर्म अलग और एंडोडर्म अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब जब जो एंडोडर्म है, जो एंडोडर्म सेल्स बनी है, यानी यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर सेल बनी होगी, ठीक है, जो कि एंडोडर्म वाली सेल्स बना रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी कोई एक्टोडर्म वाली सेल्स बना रहा होगा। जैसे एक्टोडर्म में क्या होता है, जैसे नर्व्स हो गई, न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया हमारा, ठीक है, स्किन हो गई, ठीक है, ये सारे हमारे एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है। एंडोडर्म हमारा गट हो गया, ठीक है। मीजोडर्म हमारा ब्लड हो गया, ठीक है, ब्लड जो भी हमारा ब्लड के सेल्स हैं, ये सारा के सारा जो है मीजोडर्म से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो भी एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मीजोडर्म, जो ये वाली सेल हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है अपना कंप्लीट लीनिएज बनाने की, जैसे ये एक्टोडर्म कंप्लीट अपना लीनिएज बनाएगा, न्यूरॉन बनाएगा, ब्रेन बनाएगा, स्किन बनाएगा, लेकिन एक्टोडर्म गट नहीं बना सकता है, ठीक है, या एक्टोडर्म आपका ब्लड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो ये पूरा लीनिएज जो ये बना पा रहा है, इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोटेंट, जो कि बहुत सारे सेल्स जो है वो बना पाता है। मल्टीपोटेंट का मतलब बहुत सारे सेल्स। ये एंडोडर्म वाला लीनिएज जो बना रहा है वो भी मल्टीपोटेंट है, गट और भी कई सारी चीज़ें बनाएगा, ठीक है, बोन्स वगैरह। मीजोडर्म वाला है ब्लड वगैरह ये सारी चीज़ें बनाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, मल्टीपोटेंट है, मल्टीपोटेंट, ठीक है। आई बात समझ में। तो टोटीपोटेंट में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। प्लूरीपोटेंट में कंप्लीट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, तीनों मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है, कंप्लीट ऑर्गन्स बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सेप्ट क्या नहीं बन पाता है आपका, प्लासेंटा का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। दैट्स वाई ये प्लूरीपोटेंट है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कभी भी फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लासेंटा नहीं बनाता। प्लासेंटा आपका ट्रोफोएक्टोडर्म बनाता है, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। देन मल्टीपोटेंट हो गया, मल्टीपोटेंट जो अपने लीनिएज को बनाता है, जैसे एक्टोडर्म वाला लीनिएज जो बनाएगा वो मल्टीपोटेंट हो गया, ठीक है, चाहे वो एंडोडर्म वाला जो लीनिएज बनाएगा, मीजोडर्म वाला जो लीनिएज बनाएगा, ठीक है। अब हमारा ब्लड मैंने आपको बताया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, तो मल्टीपोटेंट अनकमिटेड हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो मल्टीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं, ये हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स यानी HSC, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या है, तो इट इज़ एन मल्टीपोटेंट, ये हमारे सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। दिस इज एन स्टेम सेल्स आपको पता होंगी कि स्टेम सेल्स क्या करती हैं, एक तो कमिटेड सेल्स बनाती हैं जो फ्यूचर सेल बननी है, और एक खुद से अपनी जैसी सेल्स भी बनाती है, ठीक है। सो जब ये कमिटेड सेल बनाती है, तो कमिटेड सेल जब ये बनाती है स्टेम सेल्स, ठीक है, तो कमिटेड स्टेम सेल से क्या क्या बनता है, ठीक है, कई सारे कॉमन जो है लीनिएज बनते हैं, ठीक है। इनसे जो है आपका सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिकुलोसाइट एक सेल बनती है जिससे आपका किसका फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल्स का, यानी RBCs का फॉर्मेशन होता है आपका रेटिकुलोसाइट से, ठीक है। नेक्स्ट जब ये फॉर्मेशन करती है किसका, मेगाकैरियोटोसाइट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो ये क्या बनाता है आपका, ब्लड प्लेटलेट्स बनाता है, ठीक है।
आई बात समझ में, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन किससे हो जाता है, इन दोनों से हो जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का आपका रेटिकुलोसाइट से होता है और मेगा कैरोटिसाइट से आपका ब्लड प्लेटलेट्स बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लास्ट सेल। ब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन कब होता है, ब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन जो ब्लास्ट सेल है वो बनाती हैं दो तरीके की सेल, एक तो मोनोसाइट हो गई, ठीक है। मोनोसाइट मतलब जो टिश्यू में मैक्रोफेजेस बनाएंगी, यानी मैक्रोफेजेस का मतलब हो गया कि जो दूसरे सेल्स को इनगल्फ करने वाली सेल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लास्ट सेल्स बनाती है प्रोमाइलोसाइट्स। प्रोमाइलोसाइट्स बैंड बनाता है और बैंड फाइनली क्या बनाता है, न्यूट्रोफिल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ WBCs। ये सारे WBCs का फॉर्मेशन अब होगा, ठीक है। यानी इतने तक का आपका क्या था, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और बाकी जितने बनेंगे वो क्या बनेंगे, WBCs के डिफरेंट टाइप्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इओसिनोफिल्स का फॉर्मेशन भी यहीं से होता है, बेसोफिल्स का फॉर्मेशन यहाँ से होता है, ठीक है। और एक सेल जो यहाँ पे अलग से लीनिएज आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज बोन मैरो लिम्फोसाइट प्रिकर्सर। एक अलग सा प्रिकर्सर आपको देखने को मिलेगा जो इन सारे प्रिकर्सर से डिफरेंट है, दैट इज बोन मैरो लिम्फोसाइट प्रिकर्सर। ये बनाता है आपका B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट, ठीक है। इन सब का फॉर्मेशन जो है ये करता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो किस तरीके से आपका रेड ब्लड सेल्स बनता है, किस तरीके से आपका प्लेटलेट्स बनता है, और किस तरीके से डिफरेंट टाइप के WBCs का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के WBCs को भी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो दिस फिगर शोज यू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स बाय बोन मैरो एंड द नेम ऑफ सेवरल सेल टाइप शोन आर नॉट डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट, जो कि अभी टेक्स्ट में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बट आपको जो है फिगर से जो है वो आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज, दैट इज रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड पार्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं B, दैट इज सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। जिसे हमने क्या बोला, ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोला, ब्लड कॉर्पसेल्स, या हम इसे बोल सकते हैं क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, तो इसमें इंक्लूड होता है आपका RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीनों इसमें इंक्लूड होता है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट में, या ब्लड कॉर्पसेल्स या सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज रेड ब्लड सेल्स, या हम इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, साइज, ठीक है, साइज ऑफ RBC, ठीक है। RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का साइज़ देख लेते हैं। तो जनरली जो ह्यूमन में जो साइज़ देखा जाता है, ह्यूमन का अगर मैं बताऊं कि RBC का कितना साइज़ है ह्यूमन में, तो वो होता है अराउंड 7.5 माइक्रो, ठीक है। 7.5 माइक्रो में जो है वो साइज़ देखने को मिलता है। फ्रॉग का अगर आप देखोगे RBC, फ्रॉग में अगर RBC का देखोगे तो उसमें आपको साइज़ देखने को मिलेगा 35 माइक्रो। और जो रैबिट है आपका, रैबिट में आपको कितना देखने को मिलता है, 6.9 माइक्रोन, 6.9 माइक्रोन जो है वो साइज़ देखने को मिलता है इन रैबिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइज़ जो है वो देखने को मिलता है RBC। अगर मैं बोलूँ कि जो RBC है वो इनवर्टिब्रेट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में अगर मैं बोलूँ कि सबसे लार्जेस्ट साइज़ किसका होता है, तो ज़रा देखते हैं। लार्जेस्ट RBC अमंग वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट साइज है वो किस में देखा गया है, क्लास एम्फीबिया में, ठीक है। लिख देते हैं क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास तो सभी जानते होंगे, ठीक है। एम्फीबिया क्लास में कौन आते हैं, जो भी एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो एम्फीबिया क्लास में आता है। तो एम्फीबिया क्लास के एक एनिमल में जो है वो प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है आपका, एम्फीयोमा, ठीक है। एम्फीयोमा के अंदर प्रेजेंट होता है एम्फीयोमा, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म अगर आपको देखना है तो आप सर्च कर लेना इंटरनेट पे, आपको इसकी तस्वीर मिल जाएगी, तो फोटो देखकर समझ जाना। इसके पास सबसे बड़ा RBC होता है जिसका साइज़ आपको कितना देखने को मिलता है, 75 माइक्रो से लेकर
80 माइक्रो तक वो जो है वो साइज़ देखने को मिलता है। तो इट इज़ अ वेरी लार्जेस्ट साइज़। हमारा ह्यूमन में देखो 7.5 माइक्रो है और इसका देखो 75 माइक्रो से 80 माइक्रो के बीच में जो है इसका साइज़ देखने को मिलता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट आरबीसी कहाँ देखने को मिलता है, स्मॉलेस्ट आरबीसी, जब लार्जेस्ट की बात कर ली है तो इस स्मॉलेस्ट आरबीसी अमंग वर्टिब्रेट्स, तो सबसे छोटा आरबीसी हमें देखने को मिलता है क्लास मैमेलिया में, क्लास मैमेलिया में। ठीक है, मैमेलिया नहीं जिसमें मैमल्स आते हैं सारे। ठीक है, और मैमेलिया में कौन है वो, दैट इज़ योर मस्क डियर। ठीक है, मस्क डियर में सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ आरबीसी देखने को मिलता है। ठीक है, मस्क डियर में इसका साइज़ होता है अराउंड 2.5 माइक्रो। ठीक है, नेक्स्ट है अगर मैं सिर्फ मैमल्स की बात करूँ कि मैमल्स में सबसे लार्जेस्ट किस में होता है, यानी लार्जेस्ट आरबीसीज अमंग ऑल मैमल्स, अमंग ऑल मैमल्स। तो मैं अगर मैमल्स की बात करूँ कि मैमल्स में सबसे बड़ा आरबीसी किसका होता है, तो दैट इज़ योर एलिफेंट। किसका होता है आपका, एलिफेंट का सबसे बड़ा आरबीसी होता है। सिर्फ मैमल्स की बात कर रही हूँ, वर्टिब्रेट्स की नहीं। ठीक है, और इसका जो साइज़ होता है अराउंड 9 to 11 माइक्रोन जो है इसका साइज़ जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आरबीसी जो है, मैं जैसे मैंने आपको बोला कि आरबीसीज जो है वो अब्सेंट होती हैं किसमें, अब्सेंट इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में जो है वो अब्सेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक टर्म आता है, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ। एक टर्म आता है आपका एन आइसोसाइटोसिस, एन आइसोसाइटोसिस। ठीक है, ये टर्म अगर आपको कभी देखने को मिले या 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये टर्म है क्या, तो इसका मतलब हो गया एबनॉर्मलिटी इन साइज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज एबनॉर्मैलिटी इन आरबीसीज साइज। ठीक है, जब आरबीसी का साइज़ क्या हो जाता है, एबनॉर्मल होता है। ठीक है, ये 2 रीज़न से एबनॉर्मल हो सकता है। देयर आर 2 मेन रीजंस विच में कॉज द आरबीसी इन एबनॉर्मल शेप। ठीक है, एबनॉर्मल कैसे होता है ये, सबसे पहला आता है दैट इज़, अगर यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं, सबसे पहला कॉज है इसका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो आपको आरबीसी का एबनॉर्मल साइज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस जब भी डेफिशिएंसी होती है किसी भी पर्सन को आरबीसी की, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें मैक्रोसाइट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, मैक्रोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है, लार्ज साइज ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी अपने नॉर्मल साइज से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज इन साइज ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी का साइज़ इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं मैक्रोसाइट्स। ठीक है, तो मैक्रोसाइट्स जो है जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो तब मैक्रोसाइट्स जो है वो बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं बॉडी में। ठीक है, विच आर लार्जर इन साइज। ठीक है, विच आर लार्जर इन साइज। ठीक है, साइज होते हैं। ठीक है, और इनमें हीमोग्लोबिन भी, ऐसा नहीं कि हीमोग्लोबिन कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, लार्ज होते हैं साइज़ में और हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज़ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि इनका लार्ज साइज़ होता है गाइस, तो आपका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कमी हो जाती है आरबीसी में, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि ये बहुत लार्ज साइज़ है तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, और इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है कहाँ, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, स्प्लीन में जो है इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है,
तो जिससे कि जो है फिर खून की कमी हो जाती है, क्योंकि बार बार मैक्रोसाइट्स को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो फिर आपको जो है बोलेंगे कि ब्लड की कमी हो गई है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। तो जब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, आपके मैक्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी इंक्रीज इन साइज ऑफ आरबीसी एंड दैट माइक्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन विच लार्ज इन साइज, यानी जो आपका जो आरबीसी है वो लार्जर हो जाता है साइज़ में। हीमोग्लोबिन इसके अंदर नॉर्मल होता है जितने नॉर्मल आरबीसी के अंदर होता है, बट क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी इसमें हो जाती है तो ये उतना कैपेबल नहीं होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, और इनको जनरली डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है इन स्प्लीन। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा कारण क्या है, एबनॉर्मलिटी इन जो हीमोग्लोबिन का जो आरबीसी का साइज़ है, उसका दूसरा कारण क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है उस टाइम पे क्या होता है गाइस, उस टाइम पे जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, माइक्रोसाइट्स का, माइक्रोसाइट्स। ठीक है, तो माइक्रोसाइट्स यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं। माइक्रोसाइट्स का मतलब स्मॉल आरबीसी, स्मॉल आरबीसी को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोसाइट। जैसे लार्ज आरबीसी को मैक्रोसाइट बोल दिया था, तो स्मॉल आरबीसी को माइक्रोसाइट। ठीक है, तो माइक्रोसाइट्स जो है वो फॉर्म होते हैं, आर फॉर्म्ड, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड विच लेस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। ठीक है, इन विच लेस हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हीमोग्लोबिन की अमाउंट जो है काफ़ी कम प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये भी जो है वो डिस्ट्रॉयड होते हैं कहाँ, स्प्लीन में, दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन में इनको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आयरन की डेफिशिएंसी, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि एनीमिया हो गया, यानी खून की कमी हो गई। ठीक है, क्योंकि आरबीसी जो है वो उतना प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आई होप आपको बोथ में जो है वो डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम शेप ऑफ द आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की शेप समझ लेते हैं, शेप ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की शेप समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम बनाते हैं, दैट इज जो आरबीसी का शेप होता है। अगर मैं बोलूँ आपको वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में ही प्रेजेंट होता है आरबीसी, तो अगर मैं आपको बताऊं कि फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, इन सब में जो है आरबीसी का शेप सेम होता है। ठीक है, तो इन फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, तो इनमें सब में जो है वो आरबीसी का शेप सेम होता है, दैट इज वो क्या होता है, न्यूक्लिएटेड ओवल शेप। ओवल शेप का होता है, जैसे ओवल का मतलब एग शेप्ड का होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड का मतलब इस आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ओवल यानी एग शेप का होता है, एंड बाई कॉन्वेक्स शेप, बाई कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स शेप आपने देखा होगा, आप लोगों ने स्कूल टाइम में जो है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स जो है वो शेप का देखने को मिलता है। ठीक है, तो न्यूक्लिएटेड होता है, ओवल शेप होता है, और बाई कॉन्वेक्स शेप देखने को मिलता है इन फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इन सब में जो है ये कॉमन देखने को मिलता है। मैमल्स की अगर मैं बात करूँ, मैमल्स में कैसा देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, इन ऑल मैमल्स, मैमल्स में हमें यानी हमारे अंदर कैसे देखने को मिलता है, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी हमारे आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, तो नॉन न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस अब्सेंट है, बाई कॉनकेव शेप है, बाई कॉनकेव शेप है। ठीक है, एंड सर्कुलर शेप देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ओवल शेप यानी जैसे एग का शेप होता है, और यहाँ पे सिंपल सर्कुलर शेप देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, यानी अगर आपको शेप्स के बारे में थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो मैं बता देती हूँ। कॉनकेव शेप इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, ये इस तरीके का
जब भी कॉनकेव आया यानी केव बनता है इस तरीके से, कॉनकेव शेप, ठीक है। और कॉन्वेक्स शेप जो है, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से देखने को मिलते थे हमें, ठीक है, इस तरीके से, जो कि बाहरी उभार आता है बाहर को, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज़ अ कॉन्वेक्स शेप और दिस इज़ अ कॉनकेव शेप, ठीक है। तो कॉनकेव शेप जो आरबीसी प्रेजेंट होते हैं वो मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं हमारे अंदर आरबीसी, इस तरीके से राउंड शेप होती है, सर्कुलर शेप होती है और बीच में एक हल्का सा गड्ढा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब वीडियो देखोगे या एनिमेशन वीडियो देखोगे या पिक्चर्स देख लोगे फिगर में, तो आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से आपका आरबीसीज का शेप होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा गड्ढा जैसा देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्च करना अगर आपको इंटरेस्ट है आरबीसी की शेप देखने में, तो ठीक है, ओके। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे जिनमें कि जो आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होता है मैमल्स में, ठीक है। तो जैसे सभी मैमल्स में तो आपको नॉन न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन क्या है? इन मैमल्स जो फैमिली कैमिडियल है, फैमिली कैमिलिडेई, कैमिलिडेई की फैमिली में के मेंबर्स के पास में क्या होता है? हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, यानी इनके आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे एक कैमिलेटेड फैमिली में कौन आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो कौन कौन आते हैं? कैमल आता है और कैमल वगैरह, ये सब जो है वो आपकी कैमिलिडेई फैमिली में आता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है आपका दैट इज़ एबनॉर्मलिटी इन शेप ऑफ आरबीसीज इज टर्म्ड एज पोइकिलोसाइटोसिस, ठीक है। यानी जब शेप जो है, जैसे शेप जैसे मैंने आपका नॉर्मल बताया अगर मैमल्स में, तो हमारा क्या है? नॉन न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, बाइकॉन्केव शेप है एंड सर्कुलर शेप है। जब ये शेप हमारे अंदर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ पोइकिलोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस हम उस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे अकर होता है? तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था एक टर्म दैट इज़ यूरेमिया। कल की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक टर्म दैट इज़ यूरेमिया। यूरेमिया किस वजह से होता था? मैंने आपको क्या बताया था यूरेमिया के बारे में, कि जब हमारे ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता था, ठीक है। सो ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन इंक्रीज़, ठीक है, या यूरिया कंसंट्रेशन इंक्रीज़ इन ब्लड, ठीक है, ठीक है। तो यूरिया का जब कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? यूरेमिया बोल देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, यूरेमिया जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो यूरेमिया में क्या होता है? आरबीसी जो है वो इरेगुलर शेप की हो जाती है, यानी इस कंडीशन में क्या होता है आपका? आरबीसीज बिकम इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप की हो जाती है, ठीक है, इरेगुलर इन शेप, जिसे हम किस तरीके का शेप होता है? बर्ड सेल की तरह, यानी बर्ड सेल हम इनको बोल देते हैं कि ये ऐसी हो जाती है, बर्ड सेल्स बन जाती है, ठीक है। तो इन जो कंडीशन होती है यूरेमिया, यानी जब हमारे ब्लड के अंदर यूरिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम यूरेमिया बोलते हैं, और इसकी वजह से जो है एबनॉर्मलिटी देखी जाती है इन द शेप ऑफ आरबीसी। सेकेंड वन इज दैट इज़ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल तो सभी ने सुना होगा, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के केस में जो आरबीसी होती हैं वो सिकल सेल की बन जाती हैं। सिकल समझते हैं? आरबीसीज कैसी हो जाती हैं? आरबीसीज बिकम सिकल शेप्ड, सिकल शेप्ड, ठीक है। सिकल का मतलब होता है दराती, दराती यानी इस तरीके से धार होती है ना दराती की, इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है वो सिकल शेप्ड की आपकी आरबीसी देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन है हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है। ये कंडीशन कब होती है? जब आरबीसी जो है वो स्फेरिकल इन शेप बन जाती है, ठीक है, आरबीसीज बिकम स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप की जो है वो आरबीसी हमारी बन जाती है,
ठीक है। तो उसमें हम क्या, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस हो गया है, यानी आरबीसी हमारी कैसी हो गई है, स्फेरिकल शेप। हमारी आरबीसी सर्कुलर शेप की होती है, बट यहाँ इस कंडीशन में स्फेरिकल देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आरबीसी काउंट की बात कर लेते हैं। आरबीसी काउंट हम नॉर्मल में कितना होता है, ठीक है। तो आरबीसी काउंट, ठीक है। आरबीसी काउंट क्या है, काउंट स्टैंड पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। पर मिलीमीटर क्यूब में हम देखते हैं कितना जो है वो होता है। तो ह्यूमन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ह्यूमन में कितना देखने को मिलता है, ह्यूमन में हमारे अंदर जो है वो आरबीसी कितना देखने को मिलता है। ओके, तो ह्यूमन में अगर मैं बात करूँ आरबीसी काउंट कितना होता है, तो 5.5 मिलियंस जो है आपको मेल्स में देखने को मिलता है। दिस साइन इज़ फॉर मेल, ठीक है, मेल में देखने को मिलता है। 4.5 मिलियंस आरबीसी हमें फीमेल्स में देखने को मिलती है, नॉर्मल, ठीक है, एडल्ट फीमेल्स में। और 6.8 मिलियंस आरबीसी जो है न्यू बॉर्न बेबी, अगर जो न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, उसमें जो है आपको अराउंड 6.8 मिलियन, यानी सबसे ज़्यादा आरबीसी का काउंट कब देखा जाता है, न्यू बॉर्न बेबी में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रैबिट का भी देख लेते हैं। रैबिट में कितना देखने को मिलता है, आपको अराउंड 7 मिलियन देखने को मिलता है, 7 मिलियन देखने को मिलता है। और फ्रॉग में काफ़ी कम देखने को मिलता है। फ्रॉग में जो आरबीसी का काउंट होता है वो आपका अराउंड 0.4 मिलियन, यानी अराउंड 4 लाख देखने को मिलता है, ठीक है, 4 लाख, ठीक है। तो मिलियन लाख में कन्वर्ट करना तो आता ही होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आरबीसी काउंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैमेलियन आरबीसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मैमेलियन आरबीसीज, ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैमेलियन आरबीसी होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। कैसी होती हैं, सर्कुलर इन शेप होती हैं, बाइकॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब हो गया न्यूक्लियस अब्सेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस वाली कंडीशन कैसे होती है, जिस टाइम पे आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, यानी ओरिजिन ऑफ आरबीसी एट द टाइम, अगर मैं बात करूँ एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ आरबीसीज, जिस टाइम पे आरबीसी का ओरिजिन होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ डीजनरेटेड, लेकिन वो डीजनरेटेड होता है, बट डीजनरेट्स ड्यूरिंग मैचुरेशन। जब उसका मैचुरेशन होता है उस टाइम पे उसका न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक अच्छे से वर्ड, एक अच्छा सा सेंटेंस अगर हमें बोला जाए कि मैच्योर आरबीसीज दैट आर इन मैमल्स दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। अगर इमैच्योर आरबीसी बोला जाए, यानी जिस टाइम पे आरबीसी का ओरिजिन होता है वो तो उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट मैच्योर आरबीसी, जो मैच्योर हो जाती हैं आरबीसीज, वो कैसी होती हैं आपकी, आर नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी उनका न्यूक्लियस जो है वो छीन लिया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट होता है, ताकि हीमोग्लोबिन के लिए जगह बन सके, ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स आपको पता है बहुत सारा हीमोग्लोबिन कैरी आउट करती है, ठीक है। तो उसके लिए जगह बनाने के लिए उसके ऑर्गेनल्स जो है वो हटाने पड़ते हैं, ठीक है, ओके। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ क्योंकि इसके पास एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, दूसरा इसका शेप जो है वो बाइकॉनकेव शेप होता है, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया है वो आरबीसी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीसी में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यानी ER है, ठीक है, रेटिकुलम, ये भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। दिस इज़ अ सेल ऑर्गेनल, ठीक है, ये भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसीज की, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हाईली फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, ठीक है, हाईली फ्लेक्सिबल होती हैं। दैट्स वाई हम इन्हें क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज डोनेंस मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरे कलर से लिख देते हैं, डोनेन
मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है इसकी खास बात क्या है, इट इज़ परमिएबल टू क्लोराइड आयंस, ठीक है। नेक्स्ट जब बाद में डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी। इट इज़ परमिएबल टू क्लोराइड आयंस, ठीक है, Cl- क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस यानी HCO3-, ठीक है। इनके लिए ये परमिएबल होता है, इसमें एक चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इट इज़ इम्पर्मिएबल टू सोडियम पोटेशियम आयंस, एंड इट इज़ इम्पर्मिएबल टू सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, ठीक है। तो ये सोडियम और पोटेशियम आयंस के लिए इम्पर्मिएबल होता है और इसको हम जो है डोनेम्स फिनोमेना भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ टर्म्ड एज डोनेम्स फिनोमेना, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी, ठीक है। गोल्जी बॉडीज आर ऑल्सो अपसेंट, ठीक है। ये भी इसमें अपसेंट होते हैं, आर ऑल्सो अपसेंट इन मैच्योर आरबीसी, ठीक है। ये भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो जब गोल्जी बॉडी नहीं होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहाँ होता है, तो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्या आरबीसी कभी एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएगा, नहीं, ठीक है। तो नहीं कर पाएगा, तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अकर, ठीक है। तो ओनली एन aerobic respiration can occur in RBC, यानी ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो आरबीसीज को देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि क्या प्रेजेंट नहीं है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया इज अपसेंट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही क्या होता है, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। अगर आपको कभी एंजाइम्स पूछ ले जाएँ कि कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि आपको एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है, तो एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसमें आर प्रेजेंट, वाइल जबकि आपके जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल कहाँ चलती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, वाइल एंजाइम्स ऑफ क्रैब साइकिल आर अपसेंट, ठीक है। तो ये जो है वो अपसेंट देखने को मिलेगी आरबीसी में, ठीक है। तो आई बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो आरबीसी होता है उनमें एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है, ठीक है, इन आरबीसी, ठीक है। जिंक कंटेनिंग यानी Zn कंटेनिंग एंजाइम होता है, जिसका नाम क्या है, बहुत ही फेमस एंजाइम है, फास्ट बायोलॉजिकल सिस्टम का फास्टेस्ट एंजाइम है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये कैटेलाइज करता है, ठीक है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, इज ऑल्सो कैटेलाइज rate of formation of carbonic acid 5000 टाइम्स, यानी बहुत तेज़ी से जो है ये इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कार्बोनिक एसिड का इंक्रीज कर देता है। इट इज़ द फास्टेस्ट एंजाइम विथ हाईएस्ट टर्नओवर नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ द fastest enzyme
एंजाइम विथ हाईएस्ट टर्नओवर नंबर है। एंजाइम का टर्नओवर नंबर पता है आपको, विथ हाईएस्ट टर्नओवर नंबर, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टर्नओवर नंबर होता है और ये बहुत ही फास्ट एंजाइम होता है। इसका एक्चुअली में काम क्या होता है, ये जो CO2 आता है ना आपके आरबीसी के अंदर, जो टिश्यूज़ लेवल से जो CO2 आता है, इस CO2 को ये कन्वर्ट करता है, यानी ये आरबीसी के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, इस CO2 को वो कन्वर्ट करता है किस में, बाइकार्बोनेट में, ठीक है, या कार्बोनिक एसिड में जो है इसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। अब ये CO2 को कार्बोनिक एसिड में तो कन्वर्ट करता ही करता है, साथ में ये बैकवर्ड रिएक्शन को बैकवर्ड भी ले जा सकता है, यानी ये कार्बोनिक एसिड से या बाइकार्बोनेट से वापस से CO2 का भी फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये वाटर के साथ मिलकर CO2 को प्लस वाटर के साथ मिलकर जो है ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, प्लस H+ बनाता है, ठीक है। वापस से इस H+ और बाइकार्बोनेट को लेकर वापस से CO2 और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियरली, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि रिएक्शन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जैसे अगर CO2 प्लस H2O, ठीक है, तो इसका इसमें O3 माइनस प्लस H+ का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या कर सकता है, HCO3 माइनस प्लस H+ को किस में कन्वर्ट कर सकता है, CO2 प्लस वाटर में, ठीक है। तो ये दोनों काम कर सकता है, दोनों में आपका क्या आता है, आपका Ca यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। चलो गाइस, बाकी डिटेल में जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, यानी रेस्पिरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी, ओके। देन आता है आपका यहाँ पे जो है एंटीजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। जो एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, यानी जो भी ब्लड ग्रुप है, कोई भी ब्लड ग्रुप है, जैसे आपका A है, B है, AB है या O है, वो कौन डिसाइड करता है, वो आपके आरबीसी डिसाइड करते हैं। तो एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका RH एंटीजन। RH एंटीजन भी जो है वो आपके आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। RH एंटीजन्स इफ़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हो तो, ठीक है। तो 80% ज़्यादातर पॉपुलेशन में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, अराउंड 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में, और 20% में जो है वो अब्सेंट भी होता है। तो RH एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो वो भी कहाँ फाउंड होता है, ऑल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी की सरफेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है गाइस। चलो, ठीक है। तो ये था अभी तक आरबीसीज़ के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। कल हम ब्लड ग्रुप्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में भी देखेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हीमोग्लोबिन है आपका, ठीक है, HB है, इसको हम जो है वो रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको समझ में भी आएगा कैसे ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसको ज़्यादा डीपली समझ लेंगे। तो हीमोग्लोबिन हम बाद में कर लेंगे। तो कल हम ब्लड ग्रुप्स को देख लेंगे, उसके बाद हम WBCs के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो चलेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।